गुड मॉर्निंग बच्चों। 1848 की क्रांति के बारे में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। उसी का क्रम आगे बढ़ते हुए हम लोगों का आज का टॉपिक है नेपोलियन तृतीय। फ्रांस में 1848 की क्रांति जो हुई थी उसके फलस्वरूप गणतंत्र की सरकार की स्थापना की गई थी। इस समय गणतंत्रवादियों का नेता लामार्तीन और दूसरा जो दल था समाजवादी पार्टी, उनका नेता लुई ब्लॉन्क थे। राजा सिंहासन छोड़ चुका था 1848 की क्रांति में। दोनों जो पार्टियां थी जिसमें गणतंत्रवादी और समाजवादी, दोनों में थोड़ा सा आपस में विवाद होना जा रहा था। गणतंत्रवादी नेता उदार गणतंत्र की स्थापना चाहते थे, जबकि समाजवादी निर्धन वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के कल्याण की योजना बनाना चाहते थे। दोनों में धीरे धीरे करके वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले फ्रांस के झंडे को लेकर के दोनों में वैचारिक मतभेद आया। जो गणतंत्रवादी थे वो फ्रांस के लिए तिरंगा झंडा चाहते थे, जबकि जो समाजवादी थे वो लाल झंडा इस समय फ्रांस के लिए चाहते थे। यद्यपि दोनों में आपस में तालमेल हुआ और तालमेल के बाद तिरंगा झंडा फ्रांस के लिए स्वीकार कर दिया गया। समाजवादी जो नेता थे लुई ब्लॉन्क, उन्होंने इसके एवज में ये मांग अपनी रख दी कि काम पाने का अधिकार मजदूरों को होगा और इसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं की भी स्थापना की जाएगी, जिससे कि श्रमिकों को काम मिल सके। जो राष्ट्रीय सभा बनी थी उस राष्ट्रीय सभा में गणतंत्रवादियों का बहुमत था। श्रमिक वर्ग ने काफी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था 1848 की क्रांति में। संविधान सभा ने लामार्तीन को हटा करके जनरल कैबिनेट को तानाशाह नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था श्रमिक वर्ग का मध्यम वर्ग के साथ टकराव हो गया था, जिसमें किसानों ने भी मध्यम वर्ग का साथ दिया था। अंत में अस्थायी एक गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में की गई और उसके लिए एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभा का प्रावधान किया गया, जिसका 3 वर्ष का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया और जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का तय कर दिया गया। तो ये नई गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के लिए बनाई गई। इसके पश्चात लुई नेपोलियन का यहाँ पर उदय प्रारंभ हो जाता है। लुई नेपोलियन का जन्म 1808 ईस्वी में हुआ था और वह हॉलैंड के जो राजा थे नेपोलियन के वंशज लुई बोनापार्ट का पुत्र था। उनका विश्वास था कि एक दिन जरूर फ्रांस की राजगद्दी उनको प्राप्त हुई और वो ये मानकर के चलते थे कि फ्रांस का सिंहासन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब उनको फ्रांस का सिंहासन मिलेगा और ये काफी हद तक सफल भी हुआ। इस समय उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को आए। 1848 में वह इंग्लैंड में था और वहां पर ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल का कार्य कर रहा था लुई नेपोलियन, जो बाद में फ्रांस के शासक बने। जैसे ही 1848 की क्रांति का समाचार उनको मिला, वो भी फ्रांस लौट आए और संविधान सभा के उम्मीदवार के रूप में, सदस्य के रूप में उनका चुनाव हुआ। उनके नाम के साथ जो नेपोलियन शब्द लगा था उसका उनको काफी कुछ फायदा मिलता रहा। संविधान सभा का सदस्य चुनने के पश्चात राष्ट्रपति का जो चुनाव होना था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से था, जिसमें किसानों, मजदूरों सभी को मताधिकार दिया गया था। इस समय किसानों को मताधिकार प्राप्त था और नेपोलियन के नाम के प्रभाव में, क्योंकि उनके नेपोलियन जो टाइटल लगा था वो नेपोलियन महान की याद दिलाता था, तो उस नेपोलियन नाम के प्रभाव में किसानों का अच्छा खासा मत उनको प्राप्त हुआ और बहुत बहुमत के द्वारा वो फ्रांस के राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके पश्चात उनकी नीतियों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गृह नीति के बारे में। नेपोलियन तृतीय
अपनी लगन और साहस के बल पर फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पर पहुंच चुका था। यद्यपि उसमें उनके जो पूर्वज थे नेपोलियन महान, उनका काफी कुछ योगदान था। अब उनका उद्देश्य फ्रांस में गणतंत्र के स्थान पर साम्राज्य को स्थापित करना था, क्योंकि जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट राजा के रूप में साम्राज्य स्थापित किया था, उसी प्रकार से वो भी चाहते थे कि फिर से यहाँ पर गणतंत्र के स्थान पर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाए। जनता में काफी लोकप्रिय था और उसके लिए काफी कुछ उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिए। जनता के सम्मुख उन्होंने अपने उद्देश्यों को रखा और नेपोलियन ने ये स्पष्ट कर दिया कि नेपोलियन का नाम स्वयं में एक पूर्ण कार्यक्रम है। अपने पूर्वजों की तरह अपने पूर्वज नेपोलियन के समान एक महान प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन कल्पनाशील और स्वभाव से उदार व्यक्ति था। नेपोलियन के शासनकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला 1852 से लेकर के 1860 में, जिसमें उन्होंने निरंकुश और स्वेच्छाचारी निरंकुश तथा लोक कल्याणकारी राज्य के लिए काम किया, और दूसरा 1860 से लेकर 1870, जब उनके खिलाफ जन असंतोष फैलने लग गया था। लुई नेपोलियन की गृह नीति के कार्यों में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो उनका काम था वो था कैथोलिक वर्ग को संतुष्ट करना। कैथोलिक, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट क्या कुछ था। 1849 ईस्वी में इटली में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और जिसका नेतृत्व इस समय मैजनी कर रहे थे। उन्होंने रोम पर कब्जा कर लिया था। नेपोलियन तृतीय ने सेना भेज करके क्रांतिकारियों को जो परास्त करने का काम किया। इसके साथ साथ जो पोप होता था, पोप जो इनका धर्म गुरु था, जिसको पोप पायस नवम इस समय कहा जाता है, उनको सिंहासन पर विराजमान किया था। तो इसमें नेपोलियन की बड़ी भूमिका थी पोप को उनके सिंहासन पर बिठाने के लिए। इस कार्य से जो फ्रांस का पादरी वर्ग था, वो पादरी वर्ग नेपोलियन का समर्थक बन गया और 1850 ईस्वी में उन्होंने कानून बना करके कैथोलिक चर्च को शिक्षा का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। तो ये पहला कार्य जिसमें कैथोलिक और जो पादरी वर्ग था जो वो उनके समर्थन में आ गया था। दूसरा जो इनका कार्य था वो था श्रम पूंजी नीति। मजदूरों का विशेष योगदान था। मजदूरों के लिए इन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया और मजदूरों के लिए पहली बार वृद्धावस्था बीमा योजना बनाई गई लुई नेपोलियन के द्वारा। इसके साथ साथ व्यापार तथा व्यवसाय को संरक्षण देने के लिए पूंजीपतियों का भी सहयोग प्राप्त किया। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं संविधान का निर्माण। फ्रांस के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य था, गणतंत्रवादी जिनका कि बहुमत था, गणतंत्रवादी नेपोलियन के कट्टर विरोधी थे। समाजवादी सदस्य भी उनके विरोधी थे। 1851 में उस सभा में भंग करने का प्रयास नेपोलियन तृतीय लुई नेपोलियन के द्वारा किया गया और नया जनमत संग्रह फिर से करने का प्रयास किया गया तथा संविधान बनाने की बात नेपोलियन के द्वारा कही गई। 1852 ईस्वी में नवीन संविधान बनाया गया और इस संविधान के द्वारा जो सारी शक्तियां थी, उन सारी शक्तियों को वहां के राष्ट्रपति में केंद्रित कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति वो स्वयं थे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो ज्यादातर पावर थी जो पहले राजा में होती थी, उसी प्रकार से अब वहां के राष्ट्रपति यानी लुई नेपोलियन में खुद आ गई थी। इसके साथ साथ दूसरा जो परिवर्तन किया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले 4 वर्ष निश्चित किया गया था, लेकिन अब उस कार्यकाल को बढ़ा करके पुनः जो है 10 वर्ष कर दिया कि 10 वर्ष तक एक व्यक्ति यानी लुई नेपोलियन इस पद पर कार्य करता रहेगा। फिर इसके साथ आगे हम देखते हैं साम्राज्य की स्थापना। धीरे धीरे करके जो उनकी एक साम्राज्यवादी भावना थी, गणतंत्र को हटा करके साम्राज्य की स्थापना करना, उस कार्य में उन्होंने जो वहाँ की मुद्राएं थी, उन मुद्राओं पर उनका चेहरा अंकित होने लग गया। राष्ट्रीय भवनों तथा सेना में नेपोलियन महान के पद चिन्ह दिखाई देने लगे, जो पहले नेपोलियन बोनापार्ट था। उसी प्रकार से फ्रांस में सभी वर्गों का उनको सहयोग प्राप्त होने लग गया और इसके साथ साथ सीनेट
जो वहाँ की मुख्य सभा थी, उस सीनेट में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो सम्राट बनना चाहते हैं। सीनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 2 दिसंबर 1852 ईस्वी को नेपोलियन तृतीय फ्रांस की सम्राट बन गई। तो गणतंत्र एक बार फिर से खत्म हो गया और साम्राज्यवाद की स्थापना, नेपोलियन तृतीय सम्राट की उपाधि उन्होंने धारण कर ली। इसके साथ साथ आर्थिक कार्यक्रम उन्होंने घोषणा कर दी। उनकी नीति थी कि व्यवस्था के साथ स्वतंत्रता का सामंजस्य बिठाना, व्यवस्था और उसके साथ स्वतंत्रता। वह स्वतंत्रता के स्थान पर दृढ़ शासन और समृद्धि चाहता था। ये आर्थिक कार्यक्रम उनका अपना बनाया गया। आर्थिक सुधार करने की कोशिश की गई। औद्योगिक विकास यहाँ पर किया गया। औद्योगिक क्रांति जिस प्रकार से इंग्लैंड उसी प्रकार से कई उद्योगों की स्थापना यहाँ पर की गई। पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दिया गया। इसके साथ साथ बैंकों की स्थापना की गई। शासकीय नियमों को सरल बनाया गया। आयात कर कम कर दिया गया और मुक्त व्यापार प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया। तो ये वो सारे स्टेप थे जिससे फ्रांस की आर्थिक दशा में सुधार होना था। सुधार हुआ भी। यातायात के साधनों में विकास किया गया। रेल मार्ग का विस्तार, समुद्री यातायात में वृद्धि, इसके साथ साथ सड़कों तथा पुलों का निर्माण करना और डाक व्यवस्था को सुचारू करना। इसके साथ साथ जो पेरिस नगर था, उस पेरिस नगर का सौंदर्यीकरण, ये सारे काम उन्होंने प्रारंभ कर दिए थे। श्रमिक कल्याण के लिए कार्य प्रारंभ कर दिए। वो स्वयं यानी नेपोलियन तृतीय जो सम्राट बन गए थे, अपने आप को मजदूरों का सम्राट मानते थे। सामूहिक रूप से क्रय विक्रय के लिए श्रमिकों के लिए सहकारी समितियों का निर्माण कर दिया गया। मजदूरों को संघ बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके साथ साथ मजदूरों को हड़ताल पर जाने का अधिकार भी दे दिया गया। कृषक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था, नहरों की व्यवस्था और इसके साथ साथ जो दलदली भूमि थी, उस दलदली भूमि को सुखा करके कृषि योग्य बनाया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। लोक निर्माण के बहुत सारे कार्य किए गए। सड़कें हैं, पुल है, नहर है, इसके साथ सौंदर्यीकरण है, ये सारे काम। और इस प्रकार से फ्रांस की जनता काफी कुछ सहमत थी इस समय नेपोलियन तृतीय से। लुई नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बन गया था। लेकिन 1860 ईस्वी के बाद से धीरे धीरे करके नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न होने लगता है। उसमें उनकी नीतियों का ही परिणाम था। नेपोलियन तृतीय की नीति फ्रांस के लिए औद्योगिकरण, व्यापार, ये सब कुछ उन्होंने जो है फ्रांस को शिखर तक पहुंचा दिया था। लेकिन 1860 के बाद धीरे धीरे करके जनता में अब उनके प्रति उनकी जो निरंकुशता की नीति थी और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी उनकी विदेश नीति की असफलता। इसके कारण धीरे धीरे करके लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया। इसके बाद आगे का टॉपिक नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।